तो देखिए ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज फैट। फैट है क्या एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन फैट लॉस। और फैट लॉस में न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए जो 29% है इनसे मैं ये रिक्वेस्ट यही करूंगा, 30% है कि वो थोड़ा ध्यान से सुने। लीव करके चले जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। अभी 8 भी नहीं बजे हैं, 15-20 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आपने थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, किसी चीज़ को आप समझेंगे सुनेंगे तो ही वो समझ में आएगी। ऐसे सिर्फ बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं सुबह एक्सरसाइज करी और लीव कर जाते हैं, उनको फिर वो समस्या आती है कि जी मेरा तो फिर वजन बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस चीज़ की कितनी जो है कि इफेक्ट डालती है बॉडी के ऊपर, कैसे हमने अपने रूटीन को बढ़ाना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनेंगे समझेंगे, लिंक होंगे। अगर आप बीच में बातचीत करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको किसी भी काम के लिए उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तभी आप उसको समझ पाते हैं, तभी वो दिमाग में घुसती है। अगर हम बातों में लगे हुए हैं तो सामने कुछ भी चलता रहे, वो ध्यान नहीं रहता, समझ नहीं आता। तो देखिए ये हमारा जो एक पिक्चर आपको दिख रही है, ये हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। इसमें जो मेन मेन ऑर्गन होते हैं, जो मुख्य मुख्य हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, अंग हैं, जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, जिनकी वजह से हमारा शरीर चलता है, जिनकी वजह से हमारा सारा सिस्टम काम करता है। देखिए बॉडी एक मशीन की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे ऑर्गन्स मिलके ही कंप्लीट बॉडी बनी है। ये नहीं है कि इसमें जो है कि एक सीधी एक ही है ये। इसके अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी कोशिकाएँ हैं, वो कोशिकाएँ मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके जो है कि ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके पूरी बॉडी का निर्माण होता है। और फिर इसके अंदर भगवान जो जान डालते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जब इसके अंदर डल जाती है तो ये जो मिट्टी का पुतला जिसको बताया जाता है, ये सब कुछ करने लग जाता है, बोलने भी लग जाता है, चलने भी लग जाता है, काम भी करता है, सोचता भी है, समझता भी है। लेकिन देखिए अब इसको भगवान जब इसको बनाता है तो बिल्कुल स्वस्थ बॉडी देता है, बच्चे को बिल्कुल फिट बॉडी देता है। लेकिन ऐसा क्या होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि वो बॉडी खराब होने लग जाती है। देखिए ऐज इफ़ेक्ट अलग चीज़ है। ऐज अपनी ऐज के ऊपर जाके कोई बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है तो वो नेचुरल चीज़ है, वो कुदरत ने बनाई है। लेकिन समय से पहले जो समस्याएँ आती हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं हमारा खुद की लापरवाही होती है, खुद की कहीं न कहीं समस्या होती है। तो देखिए मैं पहले बता चुका हूँ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। 70% बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई है। जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो हम खाना-पीना खाते हैं, जैसी हमारी दिनचर्या है उससे जुड़ी हुई 70% बीमारियाँ ऐसी हैं। और जो 30% बीमारियाँ होगी वो कोई आनुवांशिक हो सकती हैं या कोई संक्रमण से संबंधित हो सकती हैं। तो जो संक्रमण से संबंधित बीमारियां हैं, उनके लिए डॉक्टर्स के पास वैक्सीन होती हैं, उनके पास डॉक्टर के पास टीका होता है, डॉक्टर के पास दवाइयाँ होती हैं, जो संक्रमण से फैलती हैं। जो आनुवांशिक होती हैं, वो हमें अपनी जो है कि झेलनी पड़ती हैं, वो एक आनुवांशिक हमारे डीएनए में है, तो वो उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो 70% बीमारियां हैं, वो 70% बीमारियां हम खुद बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं उनको। तो उसके बारे में भी कभी अलग से डिटेल से बात करेंगे। तो आज मैं फैट के ऊपर बात करूँगा। तो ये हमारा बॉडी ऑर्गेनिज़्म है। इस बॉडी में देखिए हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा पेट हो गई, हमारी इंटेस्टाइन होगी, हमारे लंग्स हो गए, लीवर हो गया और किडनी हो गई। सबसे मेन पार्ट मैंने बताए आपको जो मोटे-मोटे पार्ट हैं। तो ये जो ऑर्गन हमारे प्रॉपर काम करते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल प्रॉपरली ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी पार्ट अगर थोड़ा-सा काम कम ज़्यादा करने लग जाएगा, तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी में बीमारियाँ आने लग जाती हैं। तो अब ये अपना काम प्रॉपर क्यों नहीं करते, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें एक जो परछाई जो एक शैडो दिखाई दे रही है, वो बाहर ओवरवेट पर्सन है, उसके बाहर जो एक फैट की लेयर चढ़ी हुई है। और जो अंदर जो बॉडी दिखाई दे रही है, थोड़ी डार्क शेड में है, वो एक्चुअल जो बॉडी होती है। वो मस्कुलर बॉडी है, वो बॉडी हमें चाहिए होती है। लेकिन हम अपने शरीर को कैसा बना लेते हैं, जैसा ये बाहर वाली बॉडी दिखाई दे रही है। तो ये बाहर क्या है, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा फैट है, आउटर फैट है। अभी मैं आउटर और इंटरनल फैट के बारे में बताऊँगा। तो ये हमारी बॉडी जो है कि जो बाहर से अलग से एक लेयर बना लेती है, ये सारी बीमारियों का कारण बनता है। कैसे बनता है, ये अभी आगे हम सीखेंगे। अब देखिए आउटर फैट जो भी मैंने दिखाया था, ये बाहर वाला फैट है। जो हमारी एक्चुअल बॉडी मसल्स हैं, उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट जम जाता है, ये आउटर फैट है, जो हमें खुली आँखों से दिखाई देता है। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो हमें खुद भी दिखाई देता है या सामने वाले पर्सन को दिखाई देता है कि पेट बढ़ा हुआ है, कमर बढ़ी हुई है,
चेहरा डबल चिन हो रखी है, शोल्डर पे फैट है, थाइज पे फैट है, ये सारा का सारा आउटर फैट होता है जो बाहर से खुली आंखों से दिखाई देता है। तो देखिए अब इसके पैरामीटर्स क्या हैं बॉडी फैट के। जो आउटर फैट है, जो पुरुष हैं मैन हैं उनके लिए 20 से कम होना चाहिए, 17 से 19 के बीच में परफेक्ट होता है, तो 20 से कम होना चाहिए। वीमेंस में देखिए फैट की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने ऐसा बनाया, हार्मोन्स अलग होते हैं, तो उनको जो है कि 25% जो है कि बॉडी में उनका होना चाहिए फैट, आउटर फैट। 25 से 29 तक ये ठीक रहता है, तो 27-25 के आसपास बहुत बढ़िया होता है। तो एक जो मसल्स का जो वजन होता है, परसेंटेज होती है, वो भी इसमें दिखाई गई है। तो मैन में जो है कि 33% से 36% होनी चाहिए, वीमेन में ये 30 से 33% होनी चाहिए। तो ये फैट की हमें समस्या कहाँ आती है? ये फैट हमारा जो है कि मसल्स हमारे कम हो जाते हैं जो परसेंटेज दिया गया है उससे, और फैट हमारा बढ़ जाता है, तो बॉडी में ये समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब हमारे मसल्स मैन के 33 से ज़्यादा होने चाहिए, अगर वो 33 से कम है, तो मतलब ये है कि आपका फैट बढ़ गया है, और आप चेक करेंगे तो आपका फैट बढ़ा हुआ मिलेगा, मसल्स कम मिलेंगे, और मसल्स कम होने का मतलब बीमारियों का आगमन हो चुका है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट जमना शुरू हो गया है। अब वो ऑर्गन उसको कब तक जो है कि मेंटेन करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो 2 4 5 7 10 साल भी निकाल दे, और उसके बाद अगर वो जो है कि अगर ज्यादा ही फैट कम गया, तो वो उसी टाइम भी आपको सिग्नल दे सकता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप इसको ठीक करो। तो ये जो आउटर फैट है इसके बारे में बताया मैंने। अब देखिए विजरल फैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अंदर वाला फैट। इंटरनल फैट भी बोलते हैं इसको, वीएफए भी बोलते हैं, विजरल फैट भी बोलते हैं। जो हमारा विजरा होता है, विजरा डॉक्टर्स जो होते हैं उनको पता है, या पुलिस वालों को पता है, जो विजरा जो है कि पोस्टमार्टम कराते हैं तो एक सैंपल भी लेते हैं विजरा। तो विजरल जो फैट होता है, जो हमारी बॉडी के मेन मेन ऑर्गन है, हमारी छाती से लेके पेट तक, जिसमें हमारे सारे के सारे हमारा हार्ट भी आ गया, किडनी भी आ गई, लीवर भी आ गया, हमारी इंटेस्टाइन भी आ गया, गट भी आ गया कंप्लीट, हमारी किडनी भी आ गई। उनके ऊपर, उनके आसपास जो हमारी नाड़ियों में जो जमता है, जो कोलेस्ट्रॉल या जो गाढ़ापन ब्लड में कहते हैं गाढ़ा हो गया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, छल्ले डल गए जी, स्टंट डल गई जी, ये जो समस्याएं आती सारी की सारी विजरल फैट की वजह से आती, इंटरनल फैट की वजह से आती है। और ये फैट किसी एक्सरे में नहीं आता, कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, ये जो है कि खुद महसूस होता है जिसको इसकी दिक्कत आती है। तो इसके सिम्टम्स में छोटे छोटे बताऊंगा क्या जो है कि सिम्टम्स इसके सबसे पहले आते हैं। तो जब हम जो खाना खा रहे हैं, वो अगर खाना हमारा बैलेंस्ड डाइट नहीं है, उसके अंदर फैट ज़्यादा है, उसके अंदर जो है कि ऑयल ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो हम ये समोसे, बाहर का तला हुआ छोले भटूरे लोग खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? ट्राइग्लिसराइड नाम का एक पदार्थ होता है, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ट्राइग्लिसराइड हर तेल में होता है, लेकिन वो जब एक तेल को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद एक बार हमने उसको यूज कर लिया ठीक है, लेकिन अगर उसको हमने दोबारा से गर्म करके यूज कर लिया, तो वो ट्राइग्लिसराइड उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर जो न्यूट्रिशन थे वो तो हमने शुरू में जो यूज किया उस टाइम निकल गए, उसके बाद उसमें ट्राइग्लिसराइड ही रह जाता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारी विजरल फैट को बढ़ाता है। आप टेस्ट भी कराते हैं तो ट्राइग्लिसराइड का भी एक टेस्ट होता है, उसमें पता लग जाता है आपकी बॉडी में कितना ट्राइग्लिसराइड है। तो ट्राइग्लिसराइड को अगर मेंटेन रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखेंगे, तो ये समस्याएं नहीं आती। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो हम फैट खा रहे हैं, जो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं बॉडी तो एब्जॉर्ब करती है उसको, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देती है, लेकिन ब्लड में जाके वो फैट क्या करता है, उस ब्लड को गाढ़ा करने लग जाता है। आपने सुना होगा कि खून गाढ़ा हो गया, डॉक्टर ने खून पतला करने की दवाई दे दी। वो खून गाढ़ा क्या होता है, खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ने लगता है, और जब वो हमारी नाड़ियां हैं, जो हमारी एक देखिए पाइप की तरह ही होती हैं, पूरी बॉडी में एक जाल भगवान ने ऐसा बिछाया है कि किसी की समझ नहीं आता ये कहाँ से कौन सी जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं, वो भी मेन मेन जो 2 3 नाड़ियां हैं उन्हीं को देख पाते हैं, जो मेन आर्टरी हमारी, बाकी छोटी छोटी इतनी सारी नाड़ियां हैं इसके अंदर कि उनका नहीं समझ में आता। और जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर तो इतनी छोटी छोटी महीन जो है कि ये कह सकते हैं कि हम तार हैं या नाड़ियां हैं, या जो जिनमें ब्लड फ्लो करता है, वो समझ नहीं आती। लेकिन क्या होता है, हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो हर जगह उस चीज को जो है कि पहुंचाती है, जो भी हम खाना खाते हैं, अच्छा खाते हैं या बुरा खाते हैं। तो जब हम बुरा खाते हैं तो वो हमारी ब्लड में फ्लो करता है, हमारी नाड़ियों में घूमता है, जब वो फैट कहीं ना कहीं जाके जो है कि ब्लड को गाढ़ा कर देता है,
और जहां उसको कहीं रुकावट मिल जाएगी वहीं वो जमना शुरू हो जाएगा। और जहां ये धीरे 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 जमना शुरू हो जाता है, आप देख रहे होंगे इसमें जब सबसे पहले आपको ये नॉर्मल आर्टरी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये बिल्कुल साफ है। ये नस के अंदर का जो डायमीटर है ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद जो ये सेकंड वाला है ये थोड़ी माइल्ड है, इसमें थोड़ी थोड़ी रुकावट शुरू हो गई है, मतलब 20-30% ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसका हमें पता नहीं चलता, हम ये सोचते हैं कि ठीक है अभी तो सब कुछ। फिर जो है कि जब ये 70% से ऊपर जाने लगता है तब हमें महसूस होने लगता है कि यार सांस फूलती है, थोड़ा सा चलते ही सांस फूलने लग जाती है, हार्ट की बीट बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स क्या है कि आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज है जो बढ़ती जा रही है, आपकी नाड़ियों का डायामीटर कम होता जा रहा है। अब देखिए जो कोई पाइप है, जितना डायमीटर उसका कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा रहेगा। आपने देखा होगा कि आप अगर किसी ट्यूबवेल पे या टैप के ऊपर आपने 1.5 इंची पाइप लगा रखा है तो प्रेशर कम है, उसको 1 इंची कर दोगे तो प्रेशर का धार जो है बढ़ जाएगी, और उसको आधा इंची कर दोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्यों होता है? ऐसे ही हमारी नाड़ियां हैं। लेकिन जो जितना आपका डायामीटर कम होता जाएगा उतना ही आपका जो पंप लगा हुआ है, जो मोटर लगी हुई है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसको आगे फेंकने के लिए जगह कम मिल रही है, तो उसको दबाव ज्यादा डालना पड़ रहा है। तो ऐसे ही जब हमारी नाड़ियां हैं, जब हमारी ये आर्टरी हैं, इनमें जब ये ब्लॉकेज आने लगते हैं, जब ये नाड़ियां हमारी जो है कि अंदर से डायामीटर कम होने लगता है, तो हमारा हार्ट देखिए एक मोटर ही है, एक पंप है वो जैसे हमारी जो घर में पंप लगा है या हमारे ट्यूबवेल में पंप लगा है या किसी का इंजन लगा है, वो पंप होता है, पानी को खींच के आगे फेंकता है। उसी तरह जो हमारा हार्ट है ये एक पंप, या हमारी जो भी मोटर कार है, ट्रैक्टर है, सब में पंप होता है। वो पंप क्या करता है? डीजल पेट्रोल को आगे इंजेक्ट करता है इंजन में, पिस्टन जहाँ चलते हैं वहां बर्न होके फिर आगे प्रोसेस होता है। तो सेम देखिए सारी की सारी मशीनरी हमारी बॉडी के ऊपर ही बनाई गई, इसी की नकल है सब। तो ऐसे ही हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट भी उस जो है कि पंप की तरह काम करता है। वो हार्ट एक ब्लड को एक साइड से लेके और दूसरी साइड सप्लाई करता रहता है। जिस साइड से सप्लाई करता है उसमें पूरी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ऐड करके होके जाते हैं, जिस साइड से वो वापस घूम के ब्लड आता है उसमें न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, फिर से जो है कि वो प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और जब उसको रास्ता आगे कम मिलेगा, ब्लड को आगे जाने का रास्ता कम मिलेगा, डायमीटर हमारी नाड़ी का कम हो गया है, हमारी नाड़ियां अंदर से जो है कि रुकावट होने लगी है, तो हमारे हार्ट को ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है ब्लड को आगे धक्का लगाने में। और जब हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो इसको बोलते हैं हाई बीपी, कि बीपी बढ़ गया, मेरा तो बीपी ज्यादा रहता है, डॉक्टर ने बोला है कि बीपी बहुत ज्यादा है, टैबलेट लिया करो। तो ये बीपी बढ़ने का ये कारण है, विजरल फैट उसका मेन कारण है। डॉक्टर देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, डॉक्टर इस चीज को नहीं बताते, डॉक्टर सिर्फ ये कहते हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, ये टैबलेट आपने जो है कि लेनी है, शाम के टाइम डेली लेनी है। ज्यादा बढ़ जाता है तो दोनों टाइम कर देते हैं, या फिर डोज बढ़ा देते हैं, उसकी एमजी बढ़ा देते हैं। जो बीपी से समस्या से ग्रसित रह चुके हैं वो इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं। वो परमानेंट टैबलेट बन जाती है, उसको बंद करते ही फिर से बढ़ जाता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इसके बेसिक जो इसका कारण है उसके ऊपर काम नहीं करते। वो क्या करते हैं कि जो नस का डायमीटर कम हो गया वो तो हो गया, अब क्या करें, उस ब्लड को थोड़ा सा ऐसी चीज, ऐसा केमिकल दें कि ब्लड का जो है कि पतला हो जाए, ब्लड में जो थिकनेस है वो कम हो जाए, तो ताकि फटाफट आगे जो है कि वो फ्लो हो जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए जब जो मेन कारण है उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो वो तो एक जुगाड़ कर दिया कि आप टैबलेट लेते रहो, फ्लो चलता रहेगा, धीरे 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 वो केमिकल जो है कि काम करना बंद कर देगा, उसकी हैबिट पड़ जाएगी। फिर उसका डोज बढ़ाना पड़ता है, पहले 10 mg की ले ली, फिर 20 mg की ले ली, फिर 50 mg की ले ली, ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये लाइफ टाइम के लिए बंद जाती हैं दवाइयाँ। जो हार्ट समस्या से, बीपी से पीड़ित है उनको पता है कि वो यही उठते ही गोली, सोते ही गोली, दिन में गोली, सारा दिन गोलियां खाते हैं। और वो सारा का सारा केमिकल है, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। जो हम बीपी की, शुगर की टैबलेट लेते हैं वो हमारी किडनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो हमने इस विजरल फैट को समझना है। ये जो विजरल फैट है, ये जो हम खाना खाते हैं उल्टा सीधा खा लेते हैं, उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट मैंने बताए मेन मेन, उनके आसपास नाड़ियों के अंदर जो जम जाता है, जो विजरल फैट है, जो वीएफए बोलते हैं, जिसको इंटरनल फैट बोलते हैं, वो सारी सारी की सारी समस्याओं का कारण बनता है। आउटर फैट जो होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी का वेट बढ़ाता है, हमारी घुटनों के लिए नुकसानदायक होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन जो इंटरनल फैट है, ये इंटरनल फैट जो है कि ये हमारे ऑर्गन्स को खा जाता है। जो हमारी अंदर जो बॉडी के मेन मेन जो पार्ट हैं उनको ये समझो कि उनके लिए जहर है ये उनको धीरे 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 मारता रहता है अंदर से, हम इसको समझ नहीं पाते।
तो ये विजरल फैट है, ये इंटरनल फैट है, इसको कम करना है। इसको जिसने कम कर लिया, जिसका विजरल फैट ठीक हो गया, समझो कि उसकी सारी बीमारियां, जो 70% बीमारियां मैं बता रहा था, वो कट गई, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो हमने विजरल फैट चेक कराना है। देखिए इसका डायमीटर भी मैं एक पैरामीटर बता देता हूँ कितना होता है। ये नॉर्मल होता है 2 से 4, 2% से लेके 4% नॉर्मल होता है ये। लेकिन नॉर्मल किसी फीमेल में या तो जो बिल्कुल फिट है उनमें मिल सकता है, या किसी बच्चे में हो सकता है। मैंने तब तक चेक किया है, किसी मेल जो यंग पर्सन है, जो मेल है, उनका मैंने नहीं देखा है कि वो 6-7 से नीचे हो, किसी का भी नहीं है। मैंने अब तक एक भी नहीं आया मेरे सामने। इतनी स्कैनिंग की है, मेरे ख्याल से मैंने 100 की 6-7 बुक भर दी, तो 600-700 लोगों की स्कैनिंग की है, तो उसमें जो है कि किसी का भी नहीं आया। किसी बच्चे का हो सकता है, या फीमेल का किसी किसी का आ जाता है। जो अंडरवेट होती है उनका तो 1 तक भी आ जाता है, 2 तक भी आ जाता है। तो इसमें क्या है कि ये सबसे मेन कारण है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 2 से 4 है, लेकिन जो 5 से 9 की रेंज है उसको भी मैं ठीक मानता हूँ। अगर 5 से 9 तक है आपकी, तो 5 से लेके 9 तक भी आपकी अगर विजरल फैट आती है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो आपके लिए ठीक है। आप अपने आप को फिट मान सकते हैं, आज के जो खान पान, आज की जो लाइफस्टाइल है उसको देख के। लेकिन 9 से 10 से लेके और जो 14 तक की रेंज होती है, वो अलार्मिंग जोन बोली जाती है, कि अब जो है कि आपके लिए अलार्म है, ये आप संभल जाइए, नहीं तो ये आगे खतरा पैदा करेगी। तो 9 से 14 जो होती है वो अलार्मिंग जोन होता है, और 15 से ऊपर अगर किसी की आती है, तो वो डेंजर जोन में होता है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसकी विजरल फैट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो 15 प्लस अगर किसी की है, तो उसको तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये इसकी रेंज है। और देखिए जो हमारा स्कैनर होता है वो 30 तक की ही उठाता है, 30 से ऊपर भी किसी की हो सकती है, लेकिन वो मैक्सिमम 30 ही दिखाता है। तो जो ओवरवेट पर्सन है, जिनका 100, 125, 150 किलो वजन है, उनकी 30 से भी ज्यादा हो सकती है। और वो बहुत सारे पर्सन मिलते हैं कि मैं तो 4 कदम पैदल चलता हूँ, मेरी सांस फूल जाती है, या जीना तो मैं चढ़ ही नहीं सकता, 2 जीना भी नहीं चढ़ सकता, 1 फ्लोर भी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब उनका विजरल फैट इतना बढ़ा हुआ है कि देखिए जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा जो हार्ट है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। जब हम दौड़ेंगे या जीना चढ़ेंगे या कोई काम करेंगे, तो बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो हार्ट के पास सिग्नल देता है माइंड की, जी ऑक्सीजन की जरूरत है, आप इसको ऑक्सीजन सप्लाई करो। तो हमारा हार्ट है वो बिल्कुल फटाफट जो है कि ब्लड को आगे स्पीड बढ़ा देता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम दौड़ते हैं, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पंपिंग बढ़ जाती है। तो वो अगर हम दौड़ रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब तो नेचुरल है। लेकिन हम अगर पैदल चल रहे हैं नॉर्मली, या 2-4 कदम चल रहे हैं, फिर भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारी विजरल फैट बढ़ी हुई है। हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेवल सही ढंग से, ब्लड जो है कि पहुंच नहीं रहा, और बॉडी डिमांड कर रही है कि भाई ये तो कोई हार्ड वर्क कर रहा है, जबकि कर कुछ नहीं रहे। लेकिन माइंड में सिग्नल जाता है कि भाई बॉडी में जो है कि ब्लड की सप्लाई ठीक नहीं हो रही, ऑक्सीजन ठीक नहीं जा रही। तो हम थोड़ा सा कदम, पैदल कदम चलते ही हमें महसूस होगा कि यार सांस फूल रही है। तो उसका कारण यही होता है कि जो हमारा विजरल फैट है वो बढ़ा हुआ है। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा जो है कि एक उदाहरण है। डॉक्टर भी टेस्ट करते हैं, कई बार आपने ईसीजी कराया होगा, या जो है कि टीएमटी टेस्ट कराते हैं, वो पहले ट्रेडमिल पे चलाते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल पे किसी किसी का जो एडवांस टेस्ट होता है, ट्रेडमिल पे पहले चलाएंगे, दौड़ाएंगे, उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो उसको मेजर करते हैं कि आपके हार्ट बीट किस हिसाब से जो है कि फ्लो कर रही है। तो ये विजरल फैट है, इस पे मैंने 5-7 मिनट ज्यादा इसलिए लगाए कि ये सबसे ज्यादा समझने की चीज है। बाकी चीजों को तो हम इसके बाद ही लेंगे, तो बहुत बढ़िया है। देखिए अब उसके बाद ये फैट जो हमारा बढ़ता है, इंटरनल फैट की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या इफेक्ट करता है। ये हमारा लीवर है। ये लीवर जो एक तरफ दिखाई दे रहा है, ये हेल्दी लीवर है, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है फैटी लीवर है। देखिए लीवर का काम है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम शुगर ले रहे हैं, उसको जो है कि फिल्टर करना, उसमें से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, जो हमारे विषैले जो पदार्थ होते हैं उनको रिमूव करता है ये हमारे खाने में से। लेकिन क्या होता है, देखिए जब हम ज्यादा फैटी खाते हैं, ज्यादा ऑयली खाते हैं, तो ये उसको जो है कि धीरे धीरे हमारा लीवर ही फैटी होने लग जाता है। आपने बहुत सारा सुना होगा, पहले ये चीजें अल्कोहल की वजह से हुआ करती थी। अल्कोहल जो लोग यूज करते थे, उसकी वजह से लीवर फैटी हो जाता था। लेकिन आज का जो एक नया जो चला हुआ है ट्रेंड की लीवर फैटी, आप देखेंगे हर एक पर्सन का लीवर फैटी मिलेगा। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह देखिए, हमारे अमित भाई बिल्कुल डिटेल से हमेशा पहले ही बता चुके हैं। इसकी पीछे की वजह है आज जो हम ये चीनी मीठा यूज करते हैं। जो ये मीठा है, ये हमारे लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन है।
और जब हमारा लीवर ठीक काम नहीं करता तो फिर बहुत सारी बीमारियां धीरे 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 बाकी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट मिलता है इसकी वजह से, और फिर ये समस्याएं पैदा करती हैं। तो हमने अपने लीवर को फिट रखना है। देखिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रिवर्सिबल भी है। अगर इसका 20% पार्ट हम किसी को डोनेट कर देते हैं तो वो पूरा कंप्लीट डेवलप हो जाता है अपने आप। आप कोई डॉक्टर वाली फील्ड से होगा तो उनको पता होगा इसके बारे में। अगर हमारा लीवर 10% भी ठीक है तो भी हमें महसूस नहीं होगा कि हमारा लीवर खराब हो रहा है। लेकिन जब हम इसका टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा कि इसका साइज कितना बढ़ चुका है, कौन सी ग्रेड में ये जा चुका है, कितना फैटी हो चुका है। तो ये जो है कि टेस्ट इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आपको साल में एक बार तो टेस्ट करा लेना चाहिए। उससे आपको पता लग जाता है। नहीं तो ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन ऑर्गन है जो 10% होगा तब भी आपको पता नहीं लगेगा, ये धीरे धीरे काम करता रहेगा। लेकिन जब ये फेल होता है एकदम से, फिर ये जो है कि रिप्लेसमेंट नहीं है इसकी। तो ये फैट बढ़ने की वजह से लीवर की समस्या ये इस वजह से आती है, फैटी लीवर की समस्या। अब देखिए, हमारा अगला ऑर्गन है पेनक्रिया। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है हरीश? पेनक्रिया, ओके। तो ये देखिए, पेनक्रिया हमारा जो हम मक्का खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। ये इस टाइप का एक छोटा सा ऑर्गन होता है हमारा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आजकल इसके बहुत सारे कैंसर के पेशेंट भी जो है कि आ रहे हैं पेनक्रियल जो है कि कैंसर के, या पेनक्रिया ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, पेनक्रिया खराब होने की वजह से, फेल होने की वजह से डेथ तक हो जाती है। तो ये पेनक्रिया जो है कि एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो क्या होता है? देखिए, पेनक्रिया का काम क्या है, मैं छोटा सा बता देता हूँ। पेनक्रिया का काम है ब्लड में इंसुलिन को इंजेक्ट करना, इंसुलिन को बढ़ाना, इंसुलिन को जो है कि ये रिलीज करता है, ब्लड में ऐड करता है। और इंसुलिन कब जरूरत होती है? देखिए, पित्त की थैली भी से जुड़ी होती है, ब्लड भी जो वेसल्स होते हैं वो भी से जुड़े होते हैं। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब वो खाना ब्रेक होता है हमारी पाचन प्रक्रिया के दौरान, तो वो ग्लूकोज में बट जाता है, ग्लूकोज में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज जो है कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन उस ग्लूकोज को बॉडी एब्जॉर्ब तभी कर सकती है जब उसके पास इंसुलिन होगा। हमें तो हमेशा डिटेल से बताते हैं कि ये इंसुलिन एक चाबी है, ये हमारी सेल की एक चाबी है। ये चाबी जहां लगेगी वहीं उसका लॉक खुलेगा, और लॉक खुलेगा तो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये चाबी नहीं लगी तो चाहे उसके चारों तरफ ग्लूकोज भरा रहे, वो सेल उसको नहीं ले सकता। आपके घर का ताला लगा हुआ है, आप बाहर गेट पे बैठे रहे, चाहे सारा दिन बैठे रहे, अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसे ही ग्लूकोज अगर हमारे सेल के बाहर मौजूद है, उसको उसके अंदर एंट्री लेने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। तो जब इंसुलिन हमारा पैनक्रिया रिलीज करता है और वो इंसुलिन हमारे ब्लड में फ्लो करके पूरी बॉडी में पहुंचता है, और उसके साथ साथ ग्लूकोज वहां पहले से ही प्रेजेंट होता है, तो जिस सेल को जितने ग्लूकोज की जरूरत होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पैनक्रिया, जो हमारा ये इंसुलिन है इसके साथ। तो इसका ये रोल है। अब अगर हमारा पैनक्रिया इंसुलिन रिलीज, देखिए हम जो खाना खाते हैं, अब ये हमारा डाइट प्लान है, इसको डिजाइन इसी तरह किया गया है कि आपका इंसुलिन बिल्कुल प्रॉपर रिलीज हो। हम क्या करते हैं कि वैसे नॉर्मल पर्सन किसी भी टाइम कुछ भी खा लिया, कोई टाइम टेबल नहीं है, जो दिखा खा लिया, 10 मिनट बाद फिर खा लिया, 15 मिनट बाद फिर खा लिया। तो क्या होता है कि वो बार बार जब खाना हम खाते हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज होता है, तो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिडेंस हो जाता है, उसको रुकावट आ जाती है। वो दिमाग में एक ये सिग्नल चला जाता है कि यार ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बार बार जो है कि इंसुलिन रिलीज करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो फिर उसको ये कह देता है कि भाई इसको जरूरत नहीं है इसने इंसुलिन की, आप इसको रोक दो। तो हमारा पैनक्रिया जो है कि इंसुलिन रिलीज करना कम कर देता है धीरे धीरे। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ताकि वो कि इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है। उससे क्या होगा, जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे ग्लूकोज में तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हमारा पैनक्रिया जो है कि वो हमारा इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा, और इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही घूमता रहेगा, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, जिसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 2, मधुमेह, शुगर बोलते हैं जिसको, कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है। बहुत सारे पर्सन देखे हैं मैंने जिनका शुगर लेवल 400 तक पहुंच जाता है। और डॉक्टर तो ये कहते हैं कि 400 जिसका शुगर चला गया है, वो तो ये समझो कि बिल्कुल जो है कि मरणासन है।
लेकिन फिर भी लोग इस पे ध्यान नहीं देते, इस चीज को, इस ये छोटा सा ऑर्गन है, इसको खराब कर लेते हैं खान पान की वजह से। हमारा जो बॉडी का शुगर लेवल है खाली पेट 80 से 100 के बीच में होना चाहिए, आप टेस्ट कराएंगे तो। लेकिन 400 तक लिए बैठे हैं, और फिर शुगर की टेबलेट खाते हैं। वो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, जब ये दिखता है कि इंसुलिन बॉडी रिलीज नहीं कर रही, तो वो बाहर से केमिकल देने लग जाते हैं। वो केमिकल क्या करता है, आपकी इंसुलिन, आपकी पेनक्रिया को टारगेट करता है। वो जबरदस्ती इससे जो है कि इंसुलिन रिलीज करवाता है। तो उससे थोड़ा सा ब्लड शुगर हमारा डाउन आने लग जाता है, फिर हम उसको टैबलेट लेते रहते हैं, चलते रहते हैं, धीरे धीरे वो टैबलेट भी असर करना बंद कर देती है। फिर जो है कि सबसे खतरनाक स्थिति पैदा होती है, उसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 1। उसमें टाइप 1 का मतलब क्या है, डायबिटीज टाइप 1 जिसको होगी, मतलब उसकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज हो ही नहीं रहा। और बॉडी में अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज, जो खाना हम खा रहे हैं वो कहाँ जाएगा, वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, तो वो लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा, कम होगा ही नहीं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं बाहर से। आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो खुद भी इंजेक्शन लगाते हैं। वो यहाँ पेट के पास बगल में जो है कि इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेते हैं खुद ही, वो दिन में 2-2 बार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जो खाना खाया है, हमारी पेनक्रिया तो जो है कि रिलीज कर नहीं रही इंसुलिन, तो उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। वो बाहर से इंसुलिन लेंगे, इंसुलिन बॉडी के अंदर गया, वो ग्लूकोज को थोड़ा कम कर देगा, थोड़ा सा ये रिलैक्स रहेंगे, तो वो एक जो इंजेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। डायबिटीज टाइप 1 जो होती है वो रिवर्सिबल भी नहीं है, वो अगर एक बार शुरू हो गई तो वो तो फिर सारी जिंदगी इंजेक्शन ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन टाइप 2 जो है कि वो रिवर्सिबल है, अगर हम अपने खान पान को ठीक कर लें तो वो हम उससे बच सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे पर्सन बैठे हैं जो ये कहते हैं कि मैं पहले शुगर की टैबलेट लेता था, अब मेरा शुगर लेवल ठीक है। तो उन्होंने अपने खाने पीने को समझ लिया, अपने खाने को ठीक कर लिया, अपनी इंटरनल फैट को कम कर लिया, उनका पेनक्रिया ठीक काम करने लग गया, तो ग्लूकोज कंट्रोल हो गया। यही इसके पीछे का रीजन है, यही इसके पीछे का कारण है। तो डायबिटीज क्यों बढ़ती है, शुगर क्यों होती है, ये एक हमारा छोटा सा ऑर्गन है जो सारा का सारा उसको कंट्रोल करता है। अगर ये ठीक है तो ये हमारा शुगर लेवल ठीक रहेगा, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर हमारा शुगर लेवल गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए, अब इस विजरल फैट, आउटर फैट की बात करी हमने, इसको मेंटेन करने के लिए हमने खाना कैसा लेना है। तो बैलेंस डाइट, हम हमेशा बात करते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, बैलेंस का मतलब संतुलित, संतुलन बना के रखना। संतुलित आहार हमने पढ़ा होगा छठी, सातवीं, 8वीं क्लास में, हम जब हिंदी मीडियम में पढ़ते थे हरियाणा बोर्ड से, तो उसमें आता था संतुलित आहार का एक चैप्टर आता था, एक ही लेसन होता था, 1-2 पेज का छोटा सा साइंस में, संतुलित आहार। लेकिन हमें तो उस टाइम संतुलित का मतलब भी नहीं पता था, संतुलित होता क्या है, बस रट लिया संतुलित आहार। आहार का मतलब भी नहीं होता पता था कि आहार का मतलब खाना होता है। सच्चाई है, मैं अपनी बता रहा हूँ। आजकल तो जो है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई इतना बताने वाला होता था, ना कोई इतना समझाने वाला होता था। घर वाले तो यही नहीं पूछते थे कि कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो यही नहीं पूछते थे क्या होमवर्क मिला है, उसके बैग में क्या है, कब स्कूल से आ रहा है, कब स्कूल जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आजकल तो बच्चों के ट्यूशन भी हो गए, पेरेंट्स भी जो है कि उनका आते ही बैग चेक करते हैं, क्या करके आया, कौन सा टेस्ट देखा है क्या। हमारे घर वालों को तो ये भी नहीं पता होता था उस टाइम में कि कौन सी क्लास में पढ़ता है उनका बच्चा। वो सिर्फ देखिए, उस टाइम खेती बाड़ी का ही ज्यादा वो था, तो वो आते ही, स्कूल से आते ही खेत में जाना उसने, खेत से आके उसने सो जाना, स्कूल का काम करा नहीं करा, अपना उठा के बैग सुबह फिर चला गया। ऐसे ही उस टाइम के जो है कि मास्टर जी हमारे होते थे, देखिए साधु राम सर से माफी चाहूंगा, वो जो है कि स्कूल में बैठ के अपना अखबार अखबार पढ़ के, या मैडम होती थी वो अपना स्वेटर बुनाया करती थी, पूरी सर्दियों में धूप में बैठ कर अपना चले जाया करते, बस ऐसा ही, ऐसी ही पढ़ाई लिखाई होती थी। तो हमें क्या पता संतुलित आहार क्या है। लेकिन देखिए, अब उस चीज को सीखा है, उसकी स्टडी की है, तब पता लगा है कि संतुलित आहार का मतलब क्या है। बैलेंस डाइट, एक ऐसा खाना, ऐसा भोजन जिसके अंदर जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सारी की सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, वो हमारा बैलेंस डाइट कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है उसको। तो देखिए, अब संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, हमारा जो खाना होता है, जो हम इंडियन फूड हम लेते हैं, उसके अंदर 3-4 चीजें ही होती हैं मेनली। रोटी हो गई, सब्जी हो गई, चावल हो गई, दाल हो गई, दही हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, यही चीजें होती हैं। इसके अलावा कोई नॉन वेज है, वो चिकन वगैरह खा लेते हैं, मछली वगैरह खा लेते हैं जो, लेकिन ज़्यादातर नॉन वेज जो होते हैं वो वेजिटेरियन जो होते हैं वो अपना यही दाल सब्जी रोटी खाते हैं।
तो हमें इन चीजों से एक बैलेंस डाइट क्या चाहिए। देखिए, जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, रस खाते हैं, जो भी चीज हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो जो हम अनाज जो हम खाते हैं उसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जो भी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स भी दो टाइप का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब एक सामान्य, जैसे हमारा मैदा है वो सबसे सिंपलेस्ट जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके अंदर कोई फाइबर नहीं होता, उसके अंदर कोई रफेज नहीं होता। और हमारी बॉडी को फाइबर की जरूरत होती है। हमारी जो है कि खाने में 25 ग्राम जो हम, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स 40 ग्राम चाहिए हमें। 40% हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर 25 ग्राम हमें फाइबर चाहिए। फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हमें। तो हमें बाजरा, ज्वार, मक्का, जो जो ये पहले हम खाना खाते थे इसके अंदर ये चीजें होती थी, लेकिन अब हम गेहूं और चावल ज्यादा खाते हैं। जिसके अंदर गेहूं के अंदर बहुत कम होता है, चावल के अंदर तो ना के बराबर होता है। और गेहूं के अंदर भी जो हम होता है उसको हम जब आटा की पिसाई करते हैं तो उसको बहुत बारीक पीसते हैं आजकल। पहले देखिए हाथ की चाकी से पीसा करते थे तो वो आटा एक तो गर्म नहीं होता था ज्यादा, वो बिल्कुल धीरे चलती थी और उसमें दबाव भी ज्यादा नहीं होता था। तो वो आटा हमारे लिए हेल्दी होता था क्योंकि वो आटा थोड़ा सा मोटा होता था, उसके अंदर फाइबर होता था। लेकिन अब जो हमारी बिजली की मोटर से जो चक्की चलती है उसका राउंड बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस राउंड की वजह से, उस चक्र की वजह से वो इतना गर्म हो जाता है, इतना बारीक हो जाता है कि उसके अंदर जो फाइबर होता है वो खत्म हो जाता है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, जब उसकी रोटी बनाने लगते हैं तो उसको छान देते हैं। छानने से क्या होता है कि वो सारा का सारा फाइबर जो होता है वो ऊपर रह जाता है और हम उसको साइड में डाल देते हैं, पशुओं को खिला देते हैं। उसकी असली जो चीज थी वो हमने निकाल दी। और हमने जो उसमें मैदा था जो बिल्कुल जो है कि एक हमारी बॉडी के लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो बच गया वो हमने ले लिया। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें 40% चाहिए, उसमें हमें फाइबर भी चाहिए 25%। उसके बाद देखिए 30% हमारे खाने में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन हमें दाल से मिलता है। जो भी फली वाली जो भी हमारी सब्जियां हम यूज करते हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है। अब देखिए, जब हम छोटे छोटे होते थे हम अपने मामा नाना के जाते थे तो हमारे उधर जो है कि मामा के जो है कि मूंग बोते थे, मेरे याद है अभी। ग्वार और मूंग बोते थे तो हम मूंग की कच्ची फलियां खाते थे। तो उसमें जो नेचुरल प्रोटीन जो मिलता था, अब हमारे बच्चों को तो यही नहीं पता ये मूंग आता कहाँ से है। उन्होंने देखा ही नहीं मूंग का पौधा। अब होता भी नहीं है। और देखिए, हम हमारी साइड खूब चने भी होते थे तो हम वो जो चनों की टाट खाते थे, घोले बना के खाते थे, वो जो चीजें थी उससे हमें प्रोटीन मिलता था। लेकिन वो चीजें अब नहीं रही हैं। अब हम ये सोचें कि हम मार्केट से जो है कि एक आटा की थैली ले आए और उससे हमें जो है कि सारी चीजें मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमें 30% जो होता है वो हमें प्रोटीन चाहिए होता है डेली। हमारे जो भी खाना खा रहे हैं उसमें 30% प्रोटीन होना चाहिए। अब प्रोटीन टोटल हमें कितना चाहिए, जितना हमारा बॉडी का वेट। अब मेरा 75 किलो वजन है तो मुझे 75 ग्राम जो है कि प्रोटीन डेली चाहिए। अब वो 75 ग्राम प्रोटीन मैं कहाँ से पूरा करूं। 75 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए मुझे तो कई किलो दाल खानी पड़ेगी। तो कई किलो दाल मैं ना तो खा सकता हूँ, और खा भी जाऊंगा तो फिर वो मुझे तो बीमार कर देगी। क्योंकि उसके साथ और बहुत सारी चीजें, कैलोरी कितनी ऊपर चली जाएगी। इसलिए जो है कि हमें जो हम शेक पीते हैं, हमारा वो शेक हमें 200 कैलोरी के साथ साथ 25 से 30 ग्राम प्रोटीन दे देता है सुबह ब्रेकफास्ट में। और जो दोनों टाइम जो है कि शेक लेते हैं उनको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 10-20 ग्राम वो अपने खाने से ले लेते हैं तो उनका पूर्ति हो जाती है। और उसी जो कि बैलेंस डाइट में हमें 30% जो है कि फैट भी चाहिए होते हैं। अब फैट कौन से चाहिए, हम जो रिफाइंड तेल यूज करते हैं या कोई और तेल यूज करते हैं या कोई हम देसी घी खाते हैं, ये सारा का सारा फैट है। अब वो 30% ही फैट चाहिए हमें। लेकिन जो है कि अब हम मान लिया 100 कैलोरी ले रहे हैं तो 100 कैलोरी में से सिर्फ 30 कैलोरी हमें चाहिए फैट से। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें 2-3 चम्मच घी डाल दिया तो 1 चम्मच घी जो है कि एक जो ग्राम जो घी होता है या फैट होता है वो हमें 9 कैलोरी देता है। 9 कैलोरी। तो हम कितनी कैलोरी खा जाते हैं, 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो हम जब खाने बैठते हैं घी तो 150 ग्राम तो ले ही लेते हैं। तो 100 ग्राम घी में अब 1 ग्राम में 9 है तो हमने तो अगर 100 ग्राम घी खा लिया तो 900 कैलोरी ले ली। मोटा मोटा सा लगा लें उसमें तो हम 500 कैलोरी ले ली हमने, जो है कि 50 ग्राम घी खाया, 60-70 ग्राम घी खाया। तो वो एक्सेस हो जाती है।
लोग इस चीज को समझते नहीं है, जो हम रोटी के ऊपर जो हम चौपड़ लेते हैं उससे भी उसकी कैलोरी बढ़ जाती है। तो 30% हमें फैट चाहिए, लेकिन वो फैट ऐसा चाहिए जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर से है उससे कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी का देखिए नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 37 से ज्यादा है, तो वो हमारे ब्लड में जाके पिघलेगा नहीं पूरी तरह से, और फिर वो हमारे ब्लड को गाढ़ा करता है, समस्या पैदा करता है। इसलिए गाय का घी भैंस के घी की बजाय उत्तम होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का कारण यही है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कि 32 के आसपास या 35 के आसपास होता है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो भैंस का जो हम घी खाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस है, और हमारी बॉडी का 37। तो 37 पे तो मेल्ट होगा ही नहीं वो। इसलिए जो है कि भैंस का घी ओमेगा 11 की कैटेगरी में, 9 की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो ठीक ढंग से हमारी बॉडी में मेल्ट नहीं हो पाता, जमने लग जाता है। गाय का घी जो है कि ओमेगा 6 होता है, जो कि हमारे लिए उसकी बजाय अच्छा होता है जो हम भैंस का घी खाते हैं। सबसे उत्तम जो फैट होता है वो ओमेगा 3 होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए डाइजेस्ट करने के लिए सबसे इजी होता है, सबसे अच्छा होता है। अब वो ओमेगा 3 हमें अखरोट से या कुछ बीज होते हैं जिनसे मिलता है, या फिर जो है कि फिश ऑयल जो हम यूज करते हैं उसमें मिलता है, फिश ऑयल से। तो ये जो है कि हमारी बैलेंस डाइट होती है। हमें कम से कम सैचुरेटेड फैट लेनी है। अनसैचुरेटेड फैट हम ले सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए हमें हाइड्रेट रहने के लिए पानी की भी उतनी जरूरत होती है। हमने खाना तो बैलेंस ले लिया, लेकिन अगर पानी नहीं लेंगे तो वो डाइजेस्ट ठीक ढंग से नहीं होगा, उसके जो जो पोषक तत्व हैं वो ठीक ढंग से उसमें से इजेक्ट नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं, और बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उसको। तो ये एक बैलेंस डाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्या क्या होते हैं, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रो मैक्रो विटामिन्स। हमें कौन सा बहुत तरह के 16-17 तरह के विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं बहुत सारे, और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो इन सारी चीजों की जिस खाने से पूर्ति होती हो वो हमारा बैलेंस डाइट होती है। तो ये चीजें हम अपने घर के खाने से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें ये समस्याएं आ रही है, इसलिए हमारा बीपी बढ़ रहा है, इसलिए हमारा शुगर बढ़ रहा है, इसलिए हमारी पेनक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही, हम इंसुलिन पे आ गए, इसलिए जो है कि हमारा फैट बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें जो है कि हार्ट की समस्याएं आ रही है, इसीलिए जो है कि हमें छल्ले डल रहे हैं, किसी को स्टंट डल रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये सारी की सारी खाने से जुड़ी हुई, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, किसी का थायराइड घटा हुआ है। ये सारी की सारी समस्याएं जो है कि लाइफस्टाइल डिजीज हैं, और ये हमारे खाने से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर हम अपने खाने को ठीक कर लेंगे तो ये 70% जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं ये हमें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनकी कोई वैक्सीन कहीं नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास इनकी कोई दवाई है, क्योंकि इनका रीजन क्या है, हमारी खराब लाइफस्टाइल, हमारा खराब खाना पीना। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर इसका जुगाड़ कर देगा, आपको कोई ऐसी चीज दे देगा, ताकि वो केमिकल दे देगा कि वो इसको थोड़ा सा आपको सुटेबल सा हो जाए और आप चलते रहे बस। लेकिन इसका इलाज यही है कि हम अपने खाने को ठीक करें, हम अपनी दिनचर्या को ठीक करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, एक्सरसाइज रोजाना करें, अपना जो बैलेंस डाइट है उसको प्रॉपर लें, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें। तो आप देखेंगे कि अब ये इतने परसेंट जो रोज रिजल्ट शेयर करते हैं कि मैं तो मजा आ रहा है, जिंदगी बदल बन गई, सुमन आंटी जी कहते हैं कि नई जिंदगी मिल गई। तो ये नई जिंदगी देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ जादू कर दिया। उन्होंने अपने खाने को ठीक किया है, उन्होंने अपनी दिनचर्या को ठीक किया है, उन्होंने अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर किया है। तो वो चीजें अपने आप हो रही हैं। वो अंदर से जो हमारे ऑर्गन में बता रहा था कि ऑर्गन जब खराब होने लगते हैं तो बॉडी जो है कि सिम्टम मिलते हैं, बॉडी आलस में आ जाएगी, बॉडी बीमार होने लग जाएगी। लेकिन जब जो है कि अंदर वाले ऑर्गन ठीक होने लगेंगे तो वो लगेगा कि यार फिर से जो है कि हम तो नई जिंदगी मिल रही है। तो इसका यही रीजन है कि उन्होंने अपने खाने को ठीक किया है। तो जो अपने खाने को ठीक कर लेता है, जो न्यूट्रिशन प्रॉपर लेता है, उसको इन चीजों का एहसास होता है, वो इनकी फीलिंग्स उनको फील होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जी, आप 10 दिन जब न्यूट्रिशन के साथ और एक्सरसाइज के साथ 10 दिन बिताएंगे तो आपको महसूस होगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ मुझे कुछ बदलाव लग रहा है। ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो खुद कहते हैं। अब देखिए असेंशियल हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है कि बॉडी के लिए, मैंने बताया था कई तरह के जो है कि हमें विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन ई हो गया, सी हो गया, विटामिन ई है, ए है,
हमारे फाइबर की मैं बात कर रहा था, फाइबर 25 ग्राम के आसपास हर मील में हमारा होना चाहिए। उसके बाद हमारा मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पत्ते वाली सब्जियां हमें खानी चाहिए, उनसे हमें आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन आजकल बच्चे जो है कि या तो पनीर खाना पसंद करते हैं या आलू। आलू हमें कार्बोहाइड्रेट्स देता है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। इसलिए आलू को अवॉइड किया जाता है हमारे डाइट प्लान में। आप देखेंगे चावल और आलू तो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि वो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देता है। आपको आलू खाया, आपको एकदम से लगेगा कि हाँ पेट भर गया, 10 मिनट बाद ही फिर भूख लगने लग जाएगी। तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है ज़्यादा, इसलिए हमें पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं वो हमें फोलिक एसिड भी देती हैं, हमें जो है कि उनसे मैग्नीशियम भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, आयरन भी मिलता है। और जो हमें प्रोटीन है वो प्रॉपर लेना है। दाल हमने एक टाइम तो लेनी ही लेनी चाहिए, कोई सी भी दाल ले सकते हैं हम। उनमें क्वांटिटी प्रोटीन की थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है किसी में, लेकिन आप दिन के टाइम जो आप लंच करते हैं दोपहर में, उसके अंदर दाल जरूर खानी है। दाल और दही, इन दो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लंच में बिल्कुल ऐड कर लो। दही क्या करता है, दही में बहुत बढ़िया जो है कि प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गुड एंजाइम होते हैं, जो हमारी डाइजेशन को प्रॉपर रखते हैं। वो दही के अंदर जीवाणु होते हैं, वो हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है। जो हम खाना खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, इसलिए दही हमें लेना चाहिए। लेकिन वो जीवाणु अब बहुत सारे क्या करते हैं, दही की जगह लस्सी ले लेते हैं। लस्सी में नहीं होते वो दही में ही होते हैं। अगर उसमें नमक डाल दिया आपने, सफेद नमक डाल दिया, तो वो खत्म हो जाते हैं। दही को में अगर आपने सफेद नमक डाल दिया तो उस दही को आप ना खाएं तो बढ़िया है। उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि उसमें जो चीज थी वो खत्म हो गई। जो बैक्टीरिया हमें चाहिए थे वो खत्म हो गए। इसलिए दही आपने लेना है, उसके अंदर कुछ मत डालो, जैसा है जितना खट्टा होगा उतना बढ़िया है। उसके अंदर उतने ही जीवाणु अच्छे हैं। कई लोग कहते हैं खट्टा है मैं नहीं खा सकता, लेकिन वो जितना खट्टा है उतना ही गुणकारी है। उसमें नमक डाल लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं, कुछ और डाल लेते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो आपने दही लेना है डेली की डेली, और दाल ले जरूर लेनी है जो आपके डाइट प्लान में, और रोटी जितनी जो चीज़ दी हुई है वो लेनी है। शाम के टाइम आप पत्ते वाली सब्जियां ले सकते हैं, हरी सब्जियां खाएं तो बहुत बढ़िया बैलेंस डाइट बनी रहेगी आपकी। और फाइबर वाला आटा आपने, आटा अगर गेहूं का यूज कर रहे हैं तो उसको छान मत छाने, उसको बगैर छाने हुए लें। या उसमें आप जो ऐड कर सकते हैं, चना ऐड कर सकते हैं, बाजरा ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर मिक्स कर लें। रागी का आटा, आजकल तो मल्टीग्रेन आटा आता है, या अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर कई सारे अनाज मिला के। तो चना तो हमेशा यूज करो आप, चना तो आटे में हमेशा मिलाओ। चना बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ फाइबर भी है और सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। तो ये चीजें हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो देखिए, ये थॉमस एडिसन आज से बहुत साल पहले कह के गए थे ये चीज, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स। कि जो डॉक्टर हैं वो भविष्य में ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी को दवाइयों के सहारे ट्रीट नहीं कर पाएंगे, बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन। लेकिन हमारी जो बीमारियां हैं उनको न्यूट्रिशन की सहायता से वो ट्रीट कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। ये उन्होंने उस टाइम बोला था, और ये आज हमारे सामने है। क्योंकि धीरे 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 दवाइयां जो है कि इफेक्ट करना बंद कर देती है जब हम उनको डेली यूज करते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन क्या करता है, न्यूट्रिशन उसकी जड़ पे काम करता है। आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको उनको पावर देता है, उनको एनर्जी देता है, उनको जो चीज चाहिए वो देता है। तो वो अपने आप को खुद ठीक करते हैं। केमिकल क्या करता है, केमिकल उनसे जबरदस्ती, कोई चीज कम हो रही है उससे जबरदस्ती उसको उसके ऊपर जाके इफेक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, और वो चीज एक चीज बनाएगा, दूसरे उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे आ जाएंगे। तो न्यूट्रिशन की ये पावर है। तो आज का ये मेरा टॉपिक था, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, फैट क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने बहुत बढ़िया जो है कि समझा है, सीखा है, और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी ले सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। टाइम 8:38 हो गए, 2-4 मिनट ले सकते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यही समझूंगा कि आपने बहुत बढ़िया ढंग से सीखा है, समझ में आया है आपके। फिर भी कर कोई किसी की क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई दूं। जी दिनेश। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई आज का बड़ा जबरदस्त दिन था और बड़ा जबरदस्त वर्कआउट था उमेश का। बहुत बढ़िया, मैंने भी साथ लग के किया और करवाया भी। तो रुक जाओ भाई।
बिल्कुल आज का दिन मतलब बड़ा जबरदस्त था बिल्कुल, कुल मिलाकर। और दूसरा फिर एजुकेशन में आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया, और मतलब क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन और फैट लॉस में। तो कईयों के अभी भी लोग समझते हैं ये दवाई है, दवाई नहीं है, ये सिर्फ मील रिप्लेसमेंट है जो हम खाने से नहीं प्राप्त कर रहे, वो हमारे को मिल रहा है खाने में। सिर्फ जो हम घर का खाना खा रहे हैं, लोग घर का खाना खा के ही बीमार हो रहे हैं, कैंसर तक हो रहे हैं लोगों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जो ये जो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सेल बेस पे है, कोशिकाओं का, ये कोशिकाओं पे ही काम करता है। जब कोशिकाएं हमारी सही हो जाएगी तो बॉडी तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। तो बिल्कुल इसको समझना है क्या चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको शुरू कर दो, पहले इसको समझो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 6 महीने तक समझो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता तो भैया आपका तो परवाड़ा ही रखवाड़ा है। तो बिल्कुल आप समझो। और आज काफी नए पर्सन हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है जब कोई नया पर्सन आता है। एक हमारी नेहा जी हैं, वो दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। तो बीच में काफी दिन इनका गैप चल गया। एक्चुअली वो थोड़ा सा सामाजिक वो उनके प्रधान का है उसकी अपनी सोसाइटी की, तो उनकी बिजी लाइफ है। लेकिन मैं उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिजी तो सबकी ही लाइफ है, तो लेकिन बॉडी के लिए 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। अगर 1 घंटा आप अब तक मेरे को दे देते तो 90 दिन में मैं आपको बिल्कुल चेंज कर देता। तो लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा जी। बिल्कुल इसमें बुरा मानने वाली नहीं है, मैं इनको रोजाना ही मैसेज डाल देता हूँ। तो ये कहती कल से शुरू करूंगी। तो पहला कदम लेना ही मुश्किल है। पहला कदम आपने ले लिया तो ऑटोमेटिक ही आप दूसरी सीढ़ी चढ़ जाओगे। आपको ये बोलते हैं पहाड़ पे चढ़ जाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। और पहाड़ पे अगर सीढ़ियां बना दे तो पहले सीढ़ियां वाइज आप पूरा पहाड़ चढ़ जाओगे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक खाली नेहा जी से नहीं सभी से, पहला कदम लो, धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ जाओगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा और कमाल होगा। सबके साथ होगा, रिजल्ट सबके आते हैं, ये नहीं किसी के नहीं आते, सबके आते हैं। मधु जी के भी आज जबरदस्त रिजल्ट है। तो आप रिजल्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट बता देता हूँ। मैं इस सिस्टम से 2016 में जुड़ा, सिस्टम से नहीं जुड़ा था, 1 साल या 13 महीने हो गए। तो उससे पहले मैं 2016 से मतलब फिटनेस लवर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे को खाने पीने की नॉलेज नहीं थी। मैं जो 20% वर्कआउट का रोल होता है, 80% न्यूट्रिशन का, मैं उल्टा कर रहा था। मैं 20% खाने को दे रहा था, 80% वर्कआउट कर रहा था। वर्कआउट तो 80 का 100 ही कर रहा था भाई। तो मतलब बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, लाइट टूट जाती है, तो कोई बात नहीं। तो मतलब अब मैंने समझ लिया, जब मैं 2016 100 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली, 10-10 रोटियां खाता था, खाने पीने की नॉलेज नहीं थी, आगे पीछे कुछ है ही नहीं हमारे घर में। रोटी सुबह, रोटी शाम को, रोटी और दोपहर को रोटी, और कुछ है ही नहीं। रास्ते में कहीं ड्यूटी ऐसी होती है, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कुछ कुछ खा लिया। तो बिल्कुल जो हम ये जितने कोचेज है सब अपना ही तजर्बा बताते हैं। मैं तो अपना ही तजर्बा बताता हूँ, मैंने खुद भुगत भोगी हूँ। हॉस्पिटल का दरवाजा बिल्कुल टच करके वापस आया हूँ। शुक्र है मेरे परमात्मा का, मेरे जो कोच का, अरुण भाई साहब का, जिन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। 100 किलो से खाया था, आज मैं 70 किलो का हूँ। बिल्कुल मजा आ रहा है, पूरी फैमिली न्यूट्रिशन ले रही है। और देखो एक दिन में तो भाई नहीं होगा, लेकिन एक दिन सारा कमाल ही हो जाएगा। तो मैं तो लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता। आप सब मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया को ही बदल दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम चलेंगे अंजू मैडम के पास। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा को याद करेंगे कि इतनी प्यारी सुबह जो हमें परमात्मा हर दिन देता है। देखो अभी तक भी लोग है ना, मैं एक्सरसाइज करके पहुंच गई थी, तब तक भी हमारे जो पड़ोसी थे वो बिस्तरों में सो रहे थे। तो ये देखो एक माइंड सेट की बात है। कल मैंने सर को ये कहा कि सुबह मेरे को ना ड्यूटी जल्दी जाना है, इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊंगी। तो दिनेश भैया का मेरे पास फोन आया रात को,
कि अंजू नहीं, अगर तेने दिमाग में यही अपने माइंड में यही सिग्नल दे दिया ना कि अब मुझे कल नहीं आना, तो फिर तू नहीं आ पाएगी। अगर तू कोशिश करेगी कि तुझे कल आना है, एक्सरसाइज करके फिर जाना है, तो ये मेरे माइंड में यही सिग्नल चला गया और मैंने सोचा नहीं उठ, और मैं उठ के गई और मैं वर्कआउट